तो डॉक्टर साहब, समय सीमा को देखते हुए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। अब मैं चाहता हूं आप जरा सा मार्गदर्शन करें कि जो मत्स्य पालन कई प्रकार से किए जा सकते हैं, कई जलों में किए जा सकते हैं, कितने प्रकार के मत्स्य पालन होते हैं और किसान भाई कौन कौन से जलों में इसका जो है लाभ ले सकते हैं, इस पे जरा सा मार्गदर्शन करें। जी धन्यवाद। ज्यादातर मत्स्य उत्पादन एक मधुर जल में होता है, नहीं तो खारे जल में होता है, जो फ्रेश वाटर बोलते हैं, और ब्रैकिश वाटर होता है। पालन होता है, मैरीन वाटर है, जो हम फिशिंग के लिए जाते हैं, मच्छी मारने के लिए। अभी तो ओपन सी में तो हम केज कल्चर भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, केज कल्चर की वजह से पालन हो रहा है। फिलहाल उसको छोड़िए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा इकोनॉमिकल अभी मतलब साबित नहीं हुआ है। इसको रिसर्च चल रहा है, बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। लेकिन खारे जल और मधुर जल, खारे जल में हम ज़्यादातर हम श्रिम्प को पसंद करते हैं। जो अभी का जो वाइटल स्पेसीज हम यूज़ करते हैं मुख्य तौर पर, यह लेटोपिनियस वेनामाइन, पहले टाइगर था, अभी वेनामाइन चल रहा है। कुछ डिजीज, कुछ थ्रेड्स भी अभी आ रहे हैं, उसको रिसर्च चल रहा है। उसका डिमांड बहुत है, एक्सपोर्ट भी होता है। आपको जान के हैरान होगा, हमारा जितना प्रोडक्शंस टोटल होता है, उत्पादन होता है, हमारा डिमांड को, आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए जितना कैपेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है, बजट की ओर से, योजना की ओर से जितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें से हमारा एक्सपोर्ट वैल्यू 2900 करोड़ से 2900 करोड़, और वो सिर्फ श्रिम्प का ही है। तो आप सोच सकते हैं श्रिम्प का कितना बड़ा उत्पादन क्षमता हमारा भारत में अभी है। लेकिन सिर्फ श्रिम्प पे हम डिपेंड नहीं कर सकते, उसको कंज्यूम करने वाला, खाने वाला इतना भी इंडिया में शायद नहीं है, इसलिए एक्सपोर्ट भी होते हैं और एफोर्ड भी नहीं कर सकते। इसीलिए हम ज़्यादा ध्यान देंगे मधुर जल में अनुबंधित तालाबों के लिए। मधुर जल तालाब के बहुत लाभदायक है। ये दो सेगमेंट्स में मधुर जल जो तालाबों में, अनुबंधित तालाबों से हमारा उत्पादन सबसे ज़्यादा है। और दुख की बात यह है, हमारा मानसिकता की कमी कारण, हमारा सोचने के कारण, हमारा आइडेंटिफिकेशन की लैक के कारण बहुत सारे तालाब खाली पड़ा हुआ है, बहुत सारा जमीन बेकार जा रहा है, उसको हम प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं। सोचते हैं इस बजट के अंदर थोड़ा इसमें अवेयरनेस बढ़ेगा और आवश्यकता के हिसाब से हम खुदाई और खनन करके और योजना के अंदर सब कुछ अंतर्गत करते, सबको सरकारी सहायता दे के एक सोच क्रिएट करके हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। ये होता है, आपके सवाल का ये था, जो ये दो तरीका की होता है, तालाबों होता है। जी सिद्धार्थ। जी सर, आपने बताया कि ये जो दो मुख्य प्रकार होते हैं जिनको यदि किसान भाई अपनाएं तो इनको फायदा होगा। खास करके जो लैंडलॉक्ड एरियाज हैं, अंतर तटीय क्षेत्र हैं, उसमें मधुर जल जैसा आपने कहा वो ज्यादा जो है किसान भाई लेते हैं। अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले दिव्येंदु पॉल जी बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, ये जानना चाहते हैं कि इनका 1 एकड़ का तालाब है, जो एरेशन है तालाब में, उसके पंप के बारे में जरा सा डिटेल दें। थोड़ा जानना चाहते हैं कि एरेशन कैसे किया जाए। इनका 1 एकड़ का तालाब है, पॉन्ड है, और ये 1 एकड़ के पॉन्ड में एरेशन करना चाहते हैं, और कौन से पंप लगाएं, किस तरह से अच्छा एरेशन हो सकता है, इसके बारे में जरा सा इनको मार्गदर्शन करें डॉक्टर साहब। जी धन्यवाद। जैसे कि हमने पिछले किसी सवाल में हमने बताया कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिजर्व ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा वाइटल फैक्ट होता है, बहुत बड़ा वाइटल फैक्ट होता है। एक अच्छा सवाल है, इसके जरिए मैं बताना चाहूँगा। एरेटर्स कई तरीके होते हैं, मैकेनिकल एरेटर, बायोलॉजिकल एरेटर। मैकेनिकल, आपको ये जानना जरूरी है आपका तालाब में स्टॉकिंग डेंसिटी कितना है, आप कितना जल जीव पालन कर रहे हो, कहीं ओवर स्टॉकिंग तो नहीं हो गया, कहीं स्टॉकिंग थोड़ा कम तो नहीं है। आपके तालाब के हिसाब से, अपने वाटर डेप्थ के हिसाब से 1 एकड़ 4000 स्क्वायर मीटर होता है। इसी हिसाब से अगर स्टॉकिंग अब ठीक ठाक है, मैं मधुर जल जीव पालन के बारे में बता रहा हूँ, जो आयल्सिस होता है, बाकी मच्छी होता है, श्रिम्प की ओर नहीं जा रहा हूँ। तो इसी हिसाब से 5 to 6 ppm मिनिमम ऑक्सीजन उसका डिमांड रहता है। 5 to 6 ppm पार्ट्स पर मिलियन उसका होता है, जो उसका आइडियल ऑक्सीजन कंटेंट। तो इसको अब रेगुलर आप चेकअप में जाइए, एक किट लीजिए,
एक किट मार्केट में एक अवेलेबल रेडीमेड किट होता है, और किट में आप शाम को और सवेरे सवेरे और शाम आप दोनों बार, आप अगर डाउट होता है लेकिन ऑक्सीजन डिमांड थोड़ा कम है, ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, कम है ऑक्सीजन, तो आप नापिए। नापने के बाद अगर 4 से कम आ रहा है तो आप मैकेनिकल एरेटर बिल्कुल यूज करें। इसको जो एरेटर बोलते हैं, और नॉर्मली 14-15 हज़ार से लेकर तरह तरह की कमर्शियल कंपनी से अब 32-30-40 हज़ार तक भी आता है। वो एसी में चल सकता है और डीसी में, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट में भी चल सकता है। उसका कमर्शियल पर्पज में अगर इंटेंसिव, अगर सघन प्रक्रिया में आप मछली पालन कर रहे हो तो आप जरूर एक मैकेनिकल एरेटर 1 एकड़ में बीच में रख के यूज करें। देखिए, हमारा सोच यही रहता है, एक एक्सपर्ट यही चाहता है कम से कम खर्च होके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। मैं बता सकता था आप 3 एरेटर यूज कीजिए, नहीं, श्रिम्प में अलग होता है, फिश में अलग होता है। आप कर सकते हो तो अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर 1 एकड़ आपका तालाब है तो निहायती 85 से 85 से 90 डेसिबल आपका वाटर एरिया होगा। तो साइड में ना लगाकर एकदम बीच में स्ट्रॉन्ग पोल के जरिए आप उसको सेटिंग करके, कनेक्शन जैसे आपका वायर जैसे ना लगे पानी में, उसका आप कनेक्शन देके आप उसको 4 से 6 घंटा प्रतिदिन आप चला सकते हो, और रात को 2 से 3 घंटा आप चलाने से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपका घटेगा और डीजल ऑक्सीजन बढ़ेगा। ये एक है। और मैकेनिकल जो बायोलॉजिकल एरेटर क्या होता है, आप उसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग में जो बात कर रहे थे, और आप डकेरी करते हो, डक आप समझते हो, डकेरी करते हो, और डकेरी को आप 50-100 डक आप यूज करके उसको आप तैरने के लिए आप छोड़ सकते हो। ध्यान रहे, मच्छी जब बड़ा हो जाए तभी आप डकेरी आप यूज कर सकते हो। साथ बड़ा भी हो गया होगा तो आप डकेरी यूज कर सकते हो। उसका जो बायोलॉजिकल इसलिए बोलते हैं, उसका डकेरी का जो होता है, उसका जो पाम, उसका ये स्किनी होता है, बंद होता है, ये छेद जो होता है बंद होता है। तो ये जो स्विम करते हैं ये ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकल एरेटर हो जाता है। नहीं तो और सस्ते में अगर करना चाहते हैं, और थोड़ा मैं इकोनॉमिकल कर देता हूं मैं आपको, क्योंकि एक वाइटल इशू है ऑक्सीजन। आप एक नल को, आप बोरिंग करके साइड में एक नल को, नहीं को आप जो उसको पंप में आप कहीं जगह पानी ला के आप बहुत सारे जो 6-7 फीट हाइट से 2 जगह आप स्प्लाश करके, आप सर्फ करके आप उसको पानी में आप डाल सकते हो। ये जो स्प्लाश होगा इसमें एरियल ऑक्सीजन उसका अच्छे तरह से मिक्स हो सकता है। लेकिन आप श्रिम्प के अगर जाए तो झींगा की ओर, खाराजल झींगा की ओर, ये आपको 1 एकड़ में मिनिमम आपको 4 से 5 एरेटर देना पड़ेगा, और इसको सर्कुलर लगाना पड़ेगा ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स उसको क्रिएट हो। क्योंकि ये जो घूमता है, जो ऑर्गेनिक लोड सेंट्रीफ्यूज्ड होके उसके मिडिल में उसको डिपोजिट होता है, उसका निकालने में जरूरी होता है। और 6 से 7 से 10 तक झींगा को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसके आप 6 से 7, 4 से 5 आप एरेटर यूज कर सकते हो। टोटल इनपुट में झींगा के फीडिंग के बाद सबसे ज़्यादा खर्च एरेशन में यूज होता है। धन्यवाद। आशा करते हैं दिव्येंदु जी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बड़े ही विस्तृत तौर पे बताया कि किस तरह से एरेशन की समस्या आप सुलझा सकते हैं, एरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सवाल कई आ चुके हैं और मुझे मजबूरन सवाल कुछ और लेने भी पड़ेंगे। आशा करते हैं कि आपको भी अच्छा लग रहा है सवालों का जवाब देते हुए किसान भाइयों के। चिराग कलसियान हमारे एक व्यूअर हैं, ये मुजफ्फरनगर, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो है ताल्लुक रखते हैं। ये बोल रहे हैं कि ये शुगर केन जो है क्रॉपिंग करते हैं, शुगर केन उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, और उसी लैंड में वो टाइगर प्रॉन उगाना चाहते हैं, टाइगर प्रॉन। और उसी लैंड में ये बोल रहे हैं जो हमारा वाटर लेवल है वो 40 फीट का है, वाटर सॉल्टी भी नहीं है, और वो जो है गंगा का पानी है, मतलब मधुर जल है। तो ज़रा सा उनको गाइड करें कि ये उस लैंड पे किस तरह से टाइगर प्रॉन उगा सकते हैं, और वो काफ़ी इच्छुक हैं कि जिस क्षेत्र में वो शुगर केन कर रहे हैं उस क्षेत्र में वो टाइगर प्रॉन की भी जो है फार्मिंग करना चाहते हैं। प्लीज गाइड हिम डॉक्टर साहब। माफ कीजिएगा, शुगर केन की जो एरिया है वो तो एक फ्रेश वाटर एक्टिविटी है, इसमें मैं टाइगर प्रॉन का करने का मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि टाइगर प्रॉन का एक देखिए, कुछ भी जल जीव पालन करने के लिए उसका एक हैबिटेट रहना चाहिए। उनका हैबिटेट ये है टाइगर प्रॉन का, उससे ज़्यादा सलाइन वाटर में वो अच्छा ग्रो करता है। 7 से 5 डिग्री के नीचे टाइगर प्रॉन को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है,
और ग्रोथ रेट बहुत कम होता है, ज़्यादातर नहीं होता। इसीलिए अब टाइगर प्रॉन छोड़ के और भेनामी के ओर, जो पिनियस भेनामी अभी चल रहा है, उसके ओर आप जंप कर सकते हो, उसके आप पदक्षेप ले सकते हैं, क्योंकि ये भी टाइगर प्रॉन के जो सब्स्टिट्यूट आया हुआ है उसके बदले में जो झींगा पिनियस भेनामाई, वो थोड़ा फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर सकता है। ये रिसर्च भी प्रूव्ड है और ये अच्छे तरह से प्रतिपालन करने के बाद अच्छा बढ़ सकता है और मार्केट डिमांड की ओर उसका साइज भी हो सकता है। गंगा के पानी है, बिल्कुल फ्रेश वाटर ही होगा। फ्रेश वाटर में मैं टाइगर प्रॉन करने का बिल्कुल सुझाव नहीं दूंगा। आप इसी के बदले में जो भेनामी आया है उसको आप यूज कर सकते हो, और भेनामी एक्सटेंसिव फार्मिंग के ओर भी बढ़ सकता है, लेकिन ध्यान रहे उसमें ऑर्गेनिक लोड ज़्यादा ना हो और सैलिनिटी 1 से 2 भी हो। ग्रोथ रेट कम होगा लेकिन लॉस नहीं होगा। लेकिन कृपया करके अब टाइगर को स्विच ऑन नहीं करें। जी चिराग जी, आप अपना जिसको बोलते हैं कि डोंट लूज योर हार्ट, ऐसी बात नहीं है कि आप टाइगर प्रॉन, हालांकि जो है कुछ समस्याएं हैं जो डॉक्टर साहब ने साफ साफ कह दिया, अन्यथा यदि आपको खुश करना होता तो वो कह देते कि जी हाँ आप कर लो, और फिर आप करने जाते और आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक जिसको बोलते हैं कि चिराग की किरण आपके लिए उगाया है। उन्होंने कहा जो ये विनस जो वेनामी प्रॉन, ये जो है प्रॉन की एक जो है कल्टीवार है, वैरायटी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, प्लीज बताएं। एक बात, आप टाइगर के सर्वाइबिलिटी भेनामी के सर्वाइबिलिटी से बहुत कम है और डिजीज एसेसिबिलिटी टाइगर के ज़्यादा है, भेनामी के कम है। एक दिन तो जमाना था पूरा 0 था, तो आप बिल्कुल दुखी मत होइए। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप इसको आप बदलाव लाइए, टाइगर छोड़िए, भेनामी कीजिए। आई गारंटी यू लॉस तो नहीं होगा, जो लॉस होगा वो मिनिमम प्रॉफिट होगा। क्या बात आप है? जो लॉस है मिनिमम प्रॉफिट होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो आप ये जो है वेनामी के बारे में जो है सर्च करें, नेट पे आप सर्च करें, आपको मिलेगा भी। इवन आप जो है डॉक्टर साहब से संपर्क में आ सकते हैं। जो वर्ल्ड फिश इनका जो है ये सेंटर है, बीसा का ही एक सेंटर है, बॉर्लॉग इंस्टीट्यूट साउथ एशिया, इसमें क्लिक करके आप जो है डॉक्टर साहब से भी संपर्क कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे शुरू करें, वेनामी के बारे में शुरू करें, वेनामी को लेके आप जो थोड़ा सा शोध करें, रिसर्च करें अपने एंड पे, और आप स्टार्ट कर सकते हैं और अधिक उद्यम आप कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, करीबन 45 मिनट हो चुके हैं और 50 से भी ज्यादा लोग इस समय लाइव हैं। लोगों के बीच में बहुत उत्सुकता है, परंतु सवाल लेने से पहले मैं अब बढ़ूंगा। हमको हमारे सेगमेंट्स भी जो है पूरे करने हैं। जैसा कि आपने कहा इससे पिछले सेगमेंट में कि जो खारा जल मत्स्य पालन होता है तथा मधुर जल मत्स्य पालन होता है, तो इन दोनों की तुलना में किस पानी में मत्स्य पालन करना ज्यादा लाभदायक होगा, और किसान भाई किस पानी को ज्यादा प्रेफर करें, किस पानी में मत्स्य पालन करना ज्यादा प्रेफर करें, इस पर जरा सा आप प्रकाश डालें। देखिए, लाभदायक तो खारा जल में होता ही है, लेकिन हमको पोटेंशियलिटी और रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। जो हमारा कोस्टल्स लाइंस और कोस्टल्स पोटेंशियल्स है, और जितना इनपुट प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन खर्च जो होता है, ये हर किस्म के किसान भाई और बहन है वो एफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए मैं सामुदायिक तौर पर ये मैं रेकमेंड नहीं कर सकता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के ओर जाके आप झींगा की ओर जाए, खारा जल की ओर जाए। मैं ज़्यादा, नो डाउट इसमें इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट भी ज़्यादा है, उत्पादन के खर्च ज़्यादा है और लाभ भी ज़्यादा है, लेकिन वो लिमिटेड है। उसका पोटेंशियल और प्रतिपालन की क्षमता और ये जो इनपुट है, एक्सपोर्ट वैल्यूज है, ये सब लिमिटेड है, सीमित है। लेकिन आज भी अगर हमको कुछ चीज़ को डिमांड है तो मधुर जल जीव, फ्रेश वाटर फिशेस, न्यूट्रिशनल पर्पज, कंज्यूमिंग पर्पज, एक्सपोर्ट पर्पज, हमारा आज भी डिमांड फुलफिल नहीं होता। जो फिलहाल हम 5.06 लाख मेट्रिक टन हम उगा लेते हैं, हम उसको उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी डिमांड फुलफिल नहीं होता। जो डिमांड है, जैसे मैं हमको बताया, जो डिमांड है, अब श्रिम्प इतना क्यों, खारा जल के जो मच्छी प्रतिपालन होता है वो बाहर क्यों ज़्यादा होता है, हमारा सरप्लस हो जाता है, लेकिन डिमांड हमारा ज़्यादा क्या है, जो IMCs होता है, फ्रेश वाटर फिशेस होता है। इससे मद्देनजर रखते हुए हम अगर मधुर जल जीव जलन पालन प्रति हम जाए तो ये बेहतर होगा।
ज़्यादा लाभदायक नो डाउट इसमें ज़्यादा है, लेकिन इसमें इसे अगर 2-3 क्रॉप हम अगर कर लें फ्रेश वाटर में तो ये बहुत लाभदायक दे सकता है, और नॉर्मल अनाज से 2-3 गुना ज़्यादा देगा। खारा जल से वो 0.8%, 0.5, 0.4% कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। तो मैं आग्रह करूँगा सब हमारे डिमांड मीट करने के लिए, आवश्यकता मीट करने के लिए आप मधुर जल प्रतिपालन के लिए आप जाए, मत्स्य पालन के लिए आप जाए, अग्रसर हो। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मधुर जल जो मत्स्य पालन है, हमारी जो घरेलू जो हमारी डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड है, एवं जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है, उसको जो है परिपूर्ण करने के लिए कितना आवश्यक है। अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले अजय वर्मा जी ने काफी पहले एक सवाल पूछा था और मैंने वादा किया था इनका सवाल मैं लूंगा। इनका भी काफी एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, रोचक प्रश्न है। ये जानना चाहते हैं सर, जैसे पोल्ट्री के लिए एक लोकेशन के रूल्स होते हैं, अगर पोल्ट्री कोई करना चाहे तो लोकेशन का कोई रूल है, यही पे कर सकते हैं, वैसे ही जो फिश फार्मिंग के लिए भी लोकेशन चूज करना, क्या इसका भी कोई नियम होता है? जरा इस पर मार्गदर्शक करें। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, इसको हम प्रॉपर साइट सिलेक्शन कहते हैं। यह पहला चीज है जो हमको ज्यादा ध्यान जरूरी देना चाहिए। फिलहाल हम नहीं दे पाते हैं। जहाँ जमीन है खुदाई कर लो, जहाँ जमीन है खनन कर लो, अनुबंधित कर लो, लगे जैसे मैकेनिकल तौर पर उसको भर लो। नहीं, हमको साइट सिलेक्शन पर ज्यादा ध्यान चाहिए। पहला बात, उसका जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है वो सही होना चाहिए, टेम्परेचर ठीक ठाक रहना चाहिए। दूसरी बात यह है, जमीन ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ज्यादा क्लेई मटाल जो होता है, टाइट मिट्टी इतना भी ब्लैक नहीं होना चाहिए, और ज्यादा सैंडी भी नहीं होना चाहिए। वो क्लेई लोमी एक, आप उसका हिंदी में मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकता, इसको क्लेई लोमी बोलते हैं। संपूर्ण सत मिश्रण जो होता है उसको बोलते हैं क्लेई। मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको चिकनी दोमट बोलते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। आपकी कन्वर्शन, हाँ, चिकनी दोमट मिट्टी। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। जी शुक्रिया। तो चिकनी दोमट अच्छी चीज मुझे भी जानने के लिए मिला, आपकी जो हिंदी वर्सन चिकनी दोमट होना चाहिए। इसमें फर्टिलिटी ज़्यादा अच्छा होता है, खुदाई के टाइम भी आपको ज़्यादा इकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर भरना नहीं पड़ता, पहला बात है। दूसरा बात यह है कि आपका एसेसिबिलिटी कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, सोशल जो थ्रेड्स होता है, जो इश्यूज होता है, सामाजिक जो इश्यूज होता है उसका आप दूर होना चाहिए, पोचिंग नहीं होना चाहिए, आपका इस एरिया का हम सद्भावना रहना चाहिए। और ये बात होता है, पहला बात ये होता है उसको पेरिनियल जो सीपेज नहीं होना चाहिए, मिट्टी का जो कंडीशंस है उसका सीपेज नहीं होना चाहिए, वाटर थोड़ा पेरिनियल होना चाहिए और इसके ज़्यादा सीपेज नहीं होना चाहिए। जबकि ग्राउंड वाटर अगर बारिश के थ्रू भी रिचार्ज ना हो 6-7 महीने के लिए, तभी तालाब सूखना नहीं चाहिए। ये एक होता है क्राइटेरिया होता है साइट सिलेक्शन का, और सिर्फ नहीं है ये, इसके लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसका एसेस कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं अजय वर्मा जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि साइट सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है जो हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो दया श्रीवास्तव जी, अमरीश सिंह यादव एवं डॉक्टर सुशील कुमार राय ने आपको कोटि कोटि धन्यवाद दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। आपने उनके सवाल का जवाब दिया तथा इतना वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं किसान भाइयों को, उसके लिए पूरे व्यूअर्स हमारे आपसे काफी जो हैं अभिवादित हैं, बहुत आपको एवं शुक्रिया कर रहे हैं। मेरा चार्ज खत्म होने जा रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, बस अब जल्दी हम इसको खत्म करते हैं, रैप अप करते हैं, क्योंकि सवालों की फहरिस्त तो काफी लंबी है। अब मैं चाहूंगा आखिरी जो हमारे 2 सेगमेंट जो है बाकी हैं, जो ये फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है जिसे हम कहते हैं, या फिर ये जो हम ये मधुर जल, आप इसको लगा लें डॉक्टर साहब, फिर मैं जो है कंटिन्यू करता हूँ। प्लीज आप लगा लें। कोई बात जी, हो गया, आई एम सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, ये तो कुछ अगर टेक्नोलॉजी बून है तो बेन भी है, दोनों चीजों का ख्याल रखना पड़ता है हमें। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कहा, मधुर जल जो है मत्स्य पालन के बारे में थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करें, समय सीमा को देखते हुए मुख्य बिंदुओं के बारे में बताएं हमारे किसान भाइयों को मधुर जल मत्स्य पालन के बारे में। देखिए, मधुर जल मत्स्य पालन के लिए जैसे साइट सिलेक्शन गया, अब साइट सिलेक्शन के करने के बाद जगह जो निरीक्षण करने के बाद आपको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसको
जो अनुबंधित जो है बैंक से, जो उसको जो उच्चता है उसका आपको अच्छा से मेंटेन करना पड़ेगा। ये अपने आप के बहुत बड़ा एक सवाल है, इसके लिए एक किताब लिखना पड़ेगा, इसलिए कम समय में उसका विस्तृत वर्णना उसका ज़्यादा मतलब संभव नहीं है, इसलिए मैं ब्रीफ में आपको डिस्कशन करना पसंद करूँगा। तो इसका पहला होता है वाटर फर्टिलाइजेशंस, उसके पहले होता है उसका इराडिकेशंस ऑफ द प्रीडेटरी फिशेस। प्रीडेटरी फिशेस जो होता है, जो शिकारी जीव जंतु होता है, उसको हमको निकालना पहले बहुत जरूरी होता है। बैंक से आपको जो वेजिटेशंस है, जो पेड़ बर वगैरह है, उसको काटना है, उसको सही तरीके से ढंग से स्लोप करके बनाना है, उसके बाद आपको उसको निकालना है। उसके बाद आपको तरह तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इनपुट आप दे सकते हैं। कृपया ध्यान रखें, अगर ऑर्गेनिक यूज करते हो तो ज़्यादा लाभदायक होगा, किफ़ायती भी होगा और वाटर क्वालिटी पैरामीटर भी आपको ज़्यादा मेंटेन होगा। उसके बाद ऐसे करने के बाद आपको वाटर फर्टिलिटी में जाना पड़ेगा। हर तरह का अब जो वाटर पैरामीटर्स है, पीएच है, टेम्परेचर है, सैलिनिटी है, डीओ है, अल्कालिनिटी है, हार्डनेस है, ये सब H2S लेवल है, ये सब आपको नापना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज सेट करना पड़ेगा ये सब ठीक मात्रा में है कि नहीं। आप एक्सेप्ट एडवाइस ले सकते हैं, मुझसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है, नहीं तो कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, प्राइवेट एक्सपर्ट्स हैं, उसका आप ले सकते हैं। उसका जो वो मात्रा में बता सकता था, लेकिन मैं विस्तृत में जाना नहीं चाहूँगा, जैसे कुछ मात्राएं मैंने बता दी है। तो ये सब नापना पड़ेगा। इसी हिसाब से अगर पीएच कम होता है, डीओ कम होता है, इसी हिसाब से आपको पदक्षेप भी लेना पड़ेगा आपको। जैसे आपको लाइमिंग करना पड़ेगा, जैसे आपको एरेटर देना पड़ेगा, जैसे आपको फर्टिलिटी में आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, प्रोबायोटिक्स देना पड़ सकता है। इसी हिसाब से आपको ये सब अप्लाई करने के बाद 7 दिन आपको एक्सपोज करना पड़ेगा। नॉर्मल सनलाइट में एक्सपोज होने के बाद उससे जो यूटिलाइज जो होता था उसका फिकस जो होता है, उसका जो हो जाएगा रेसिड्यूज जब रेसिड्यूअल इम्पैक्ट जब आपका खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपको तालाब के हिसाब से, वाटर हाइट के हिसाब से आपको मच्छी चूज करना पड़ेगा, जीप चूज करना पड़ेगा, कौन सा हम स्टॉकिंग करने जा रहे हैं। स्टॉकिंग करने के टाइम भी आपको जो सीड होता है, सिबलिंग्स होता है, जो फिंगरलिंग हो, फ्राई हो, इसको आपको क्वालिटी सही है कि नहीं कि सर्टिफाइड हैचरी आपको चूज करना पड़ेगा, सर्टिफाइड सोर्सेस जो आपको छोड़े। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जो आप थोड़ा छोटा सा फिंगरलिंग छोड़ते हो, फ्राई छोड़ते हो, अच्छा क्वालिटी है नहीं, कैसे पता लगेगा कैसे? आप उसको एक ड्रम, एक टॉब में रख के, पानी रख के आप उसको घुमा सकते हो, हाथ में स्टीयर कर सकते हो। अगर उसके साथ जो घूम रहे हैं वो वीक है, जो स्ट्रॉन्ग है वो आप कॉन्स्टेंट रहेगा। लेकिन झींगा में अलग है, झींगा में जो घूमता है वो शायद ठीक ठाक है, जो मिडिल में एक्यूमुलेट हो जाता है वो शायद ठीक नहीं है। इस हिसाब से कुछ क्राइटेरिया है, आपको उसको चयन करके सकारात्मक रूप से आप ठीक तरफ से आप चयन करके आप उसको छोड़ सकते हो। प्रॉपर स्टॉकिंग डेंसिटी होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी होगा तो आपको इकोनॉमिकल लॉस होगा। प्रॉपर एरेशन देना चाहिए, वाटर क्वालिटी सब तरह तरह की होना चाहिए। और डिजीज सर्विलेंस सबसे बड़ी बात होता है, डिजीज एक बहुत बड़ा थ्रेट्स होता है। आप साइंस और सिम्टम्स देखिए, एक्सपर्ट्स को बताइए ये साइंस और सिम्टम्स से ऊपर मार्क आ रहा है, फिन रॉट हो रहा है, कट हो रहा है, पैचेस आ रहा है, मच्छी मर रहा है, गल्फिंग कर रहा है, ऊपर आके मतलब अस्फिक्सिया कर रहा है, एक्शन लेना कोशिश कर रहा है, ये सब सिम्टम्स होता है डिजीज के। इससे आप निरीक्षण करके परीक्षण के लिए आप एक्सपर्ट के ऊपर जा सकते हो, उसका एक्सपर्ट हिसाब से आप कुछ ना कुछ आप अप्लाई कर सकते हो। जो इनपुट्स होता है, मेडिसिन वगैरह होता है, वाटर एक्सचेंज करना जरूरी है। 30 to 40% मिनिमम अगर इंटेंसिव कल्चर करता है तो 2 महीने में आपको 30% को 40% वाटर एक्सचेंज करना पड़ेगा। और इंटेंसिव और सुपर इंटेंसिव करते तो हर 15 दिन के अंदर आपको 20 to 30% वाटर एक्सचेंज करना पड़ेगा टू मेंटेन द वाटर क्वालिटी वेल। पॉन्ड प्रिपरेशन में अगर ध्यान रखें तो हो सकते हो तो एक स्लूइस गेट रखना, इनपुट आउटलेट ठीक से रखना, बायोसिक्योरिटी रखना और बाढ़ फेंसिंग रखना, जैसे क्रॉप फेंसिंग भी रखना। ये सब कुछ नजर रखना बहुत जरूरी होता है। एक अच्छा बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, उच्च परिचालनागत वैश्विकता अपनाने के लिए ये बहुत जरूरी चीज ये सब होता है। जी सिद्धार्थ जी। डॉक्टर साहब, आपने आज हमारे बीच आए, कई मुख्य बिंदुओं पे आपने परिचर्चा की। और मत्स्य पालन एक जो है आम किसान के लिए खेती के साथ साथ यदि वो इस जो है गतिविधि, इस एक्टिविटी को भी साथ साथ ले तो उसके आय में कितनी वृद्धि हो सकती है और उसको मुख्य किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं, तथा जो लैंडलॉक क्षेत्र हैं, जो अनुबंधित क्षेत्रों में भी जो किसान भाइयों के एक दिमाग में एक भ्रांति है कि केवल तटीय क्षेत्र के किसान, कोस्टल फार्मर्स ही जो है मत्स्य पालन कर सकते हैं, इस भ्रांति को तोड़ते हुए आपने इतनी मुख्य जानकारी दी। इतने चैलेंजेस के बावजूद मैं आप सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि कल शाम को, क्योंकि हर दिन प्रतिदिन लाइव आने से पहले हम थोड़ा सा एक हमारे एक्सपर्ट को हैंग देते हैं, डॉक्टर साहब एक
किसान के यहाँ जा रहे थे, जिसकी हैचरी में कोई दिक्कत आ गई थी, इन्होंने गाड़ी में बैठ के भी रात के समय हमारे साथ इन्होंने जो है समय दिया और तब ये तैयार हुए। 80 से ज्यादा लोग आज हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े थे डॉक्टर साहब, और लोगों की क्यूरियोसिटी खत्म ही नहीं हो रही थी। इतने सवालों का आपने जवाब दिया, सारे सवालों का बड़े आपने जो है प्रखर तरीके से जवाब दिया। सभी व्यूअर्स को आपने अच्छी जानकारी देके उन्हें लाभान्वित किया, तथा एक जो कंप्लीट पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है मत्स्य पालन को मद्देनजर रखते हुए किसान भाई इसका लाभ ले सके, इसके बारे में आपने पूरी विविध जानकारी दी। मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य पूरी इफ्को किसान फ्रेटर्निटी की तरफ से हमारे 1 लाख किसान जो हमारे इस इफ्को किसान CSR फेसबुक पेज के फॉलोअर्स हैं, हमारे सारे लाइव व्यूअर्स की तरफ से सभी की ओर से बहुत बहुत आपका अभिवादन, धन्यवाद एवं साधुवाद देना चाहता हूं कि आप यहाँ पे आए, समय निकाला तथा आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की। धन्यवाद। सभी कृषक समुदाय भाइयों को मेरा धन्यवाद। सभी ऑनलाइन जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा धन्यवाद। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, खेती करते रहे, बढ़े और देश बढ़ाए। धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे साथ हमारे मत्स्य पालक एक्सपर्ट मिस्टर अर्धेंदु शेखर मोहंती जी थे, जिन्होंने बताया कि मत्स्य पालन के द्वारा किस तरह उद्यमिता एवं आय सृजन करके किसान भाई लाभ ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का जो हमारा सेशन रहा वो हमारे सभी किसान भाइयों के लिए बड़ा ही लाभदायक रहा। इसी तरह कल फिर सुबह 11 बजे एक नए एक्सपर्ट के साथ, एक नए विषय के साथ हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य इफ्को किसान की ओर से आज्ञा चाहता हूँ। इफ्को किसान का यही है सपना, सफल समृद्ध रहे किसान अपना। जय हिंद, जय किसान। नमस्कार।